रोमन रेंज के पुराने वाले कैरेक्टर बिग डॉग की ऐसा लग रहा है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू को थोड़ी सी याद आ गई है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू शॉप पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने पुरानी वाली रोमन रेंज की जो मर्चेंडाइज है उसको रीस्टॉक किया है। और ये याद है रोमन रेंज का वो वाला प्रोमो जो जो उन्होंने ऐसे कैमरा में देख के ऐसे विंग करके बोला था, जिससे ये पूरा ही मतलब नैरेटिव शुरू हो गया था। वो था पहले से, लेकिन उसके बाद से पूरा एविडेंट हो गया था कि हाँ भाई अब तो कंफर्म ही है कि इस बंदे को अच्छे प्रोमोज कट करने नहीं आते, क्योंकि वो प्रोमो रोमन रेंज का ऐसा था कि वो साउंड ऐसा करना चाह रहे थे कि भैया मैं तो बहुत ज़्यादा कूल हूँ, लेकिन वो उतना ही ज़्यादा डम लगे उस प्रोमो में। तो वो वाली टी शर्ट की आई थिंक उन्होंने उस समय यही वाली टी शर्ट पहनी हुई थी, और यहाँ पे वन वर्सेस ऑल जो उस समय रोमन रेंज का गिमिक था, स्पेशली इंडिया में अगर आप बोलोगे, क्योंकि उस टाइम पे लोग थोड़े मिड में ही रहते थे कि डब्ल्यूडब्ल्यू स्क्रिप्टेड शो है या फिर सब कुछ रियल होता है। तो ऐसा कैरेक्टर जो कि उस समय इंडियंस वैसे भी कंफ्यूजन में है कि डब्ल्यूडब्ल्यू में क्या चीज़ें सही होती हैं कैसी होती है, तो उसमें अगर कोई एक ऐसा बंदा निकल के आ जाए जो सबको फोड़ सकता है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न था रोमन रेंज की इंडिया में पॉपुलैरिटी का। अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो आज आपको ये पता चल गई है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 898 में। और जेफ हार्डी का सबसे फेमस कैरेक्टर विलो आज आ चुका है टीएनए इम्पैक्ट में वापस। तो मैट हार्डी का मैच चल रहा था, उस मैच में उनको एडवांटेज दिलाने के लिए जेफ हार्डी अपना विलो वाला पर्सोना लेके आ गए। और जब भी मैं टीएनए में देखता हूँ ना ये मैट हार्डी को, उनका ब्रोकन गिमिक या जेफ हार्डी का ये गिमिक, ऐसा लगता है कि जब ये डब्ल्यूडब्ल्यू में होते हैं तो लगता है भाई ये वही लोग हैं, लेकिन जब वही चीज़ ये टीएनए में करते हैं सेम होता है सब कुछ, लेकिन वो चीज़ बहुत ही डिफरेंट हिट होती है। और आई थिंक इसका रीज़न ये भी है कि जब शुरुआत में इनको देखा था हमने वहाँ पे, तो ये वहीं से ही शुरू हुआ था। तो डब्ल्यूडब्ल्यू में आने का मतलब कुछ ऐसा था कि अच्छा जो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल चीज़ है किसी दूसरे प्रमोशन की, उसका इंप्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं होता जैसे वो टीएनए में हुआ था। तो अब शायद ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि मैट हार्डी का भी ब्रोकन वाला गिमिक है और जेफ हार्डी भी अपना विलो कैरेक्टर लेके आए। बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आए थे, बस वो ऐसा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था, कुछ ज़्यादा वहाँ पे भी दिखा नहीं है। लेकिन अब ये वापस आ गए तो इसका मतलब टीएनए में अब ये वाली जो स्टोरी लाइन है वो पीक पे चलने वाली है, जैसा ये आज से काफ़ी साल पहले हुआ करती थी। कल वाली वीडियो में मैंने आपको लुडविग काइजर के बारे में बताया था कि भैया उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई और बहुत सारी बातें मेरे पास आपको बताने के लिए। तो मैंने आपको कल बताया था कि कुछ फिजिकल चीज़ में इन्वॉल्व हो गए थे, मतलब मारा मारी पे ऐसा कुछ हो गया था लुडविग काइजर के साथ, इस वजह से उन पर बैटरी का चार्ज लगा। बैटरी का चार्ज वो मैंने आपको कल बता दिया था कि अमेरिका में लॉ में ये मैंने जो पढ़ा था कि भैया मारा पीटी वाला है कुल मिला के। अब क्या एक्सप्लेन करूँ उसको मैं दोबारा। तो बात क्या हुई, बहुत ही फनी स्टोरी है ये, मतलब फनी है या फनी नहीं भी है, वो देख के फनी लग रहा है, डेफिनेटली उस टाइम पे फनी तो नहीं होगी वरना अरेस्ट नहीं होते लुडविग काइजर। तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लुडविग काइजर एलिवेटर में थे, लिफ्ट में थे, और वहाँ पे वो मेकआउट कर रहे थे। अब आप समझ, अब मैंने कोई फुटेज नहीं देखी तो मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे थे। तो वहाँ पे एक बंदा भी था, तो दोनों पार्टीज की तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट आई है। लुडविग काइजर वाली जो पार्टी है उनकी तरफ से कहना ये है कि भैया ये तो जस्ट साथ में थे, वो बंदे ने बहुत ही अभद्र बातें बोल दी लुडविग काइजर को, और साथ में उनकी गर्लफ्रेंड थी, तो वो मतलब कमेंट एज कपल उनके लिए था। तो फिर लुडविग काइजर को गुस्सा आ गया और उसके बाद उन्होंने कर दिया। जबकि लुडविग काइजर की तरफ से आया कि उन्होंने ऐसा कुछ ऑफेंसिव चीज़ वहाँ पे नहीं करी, कुछ मारा मारी वाली चीज़ नहीं करी। लेकिन दूसरी पार्टी का कहना यह है कि भैया ये लोग इतने, इनको पता नहीं है कि सामाजिक स्थल पे कैसा बिहेव करना चाहिए, और इनका जो बिहेवियर था वो बड़ा ही अजीब था, और वो जो बंदा है वो अनकंफर्टेबल हो गया और जाते जाते उसने प्यार से बोला कि हैव सम मैनर्स, और इस बात पे लुडविग काइजर ने मुक्का मार दिया। तो दो अलग अलग पार्टीज की तरफ से बात आई है। अब ये रसल चैटर की वीडियो है, ये कोई कोर्ट नहीं है, तो मैं तो क्या ही बताऊं यहाँ पे कि कौन सी साइड सही है फिर कौन सी साइड सही नहीं है। लेकिन एक गड़बड़ हो गई यहाँ पर, और गड़बड़ ये हुई कि ट्रिपल ए प्रमोशन की एक अपीयरेंस के लिए जो लुडविग काइजर आने वाले थे, अब 21 मई की वो थी, मतलब आज की डेट ही आप मान लो उनके हिसाब से, तो वो चीज़ अब वहाँ पे नहीं हो रही है। और 30 मई को जो उनका मास्क वर्सेस मास्क वाला मैच होने वाला है, जिसको ये इतने टाइम से हाइप कर रहे थे, अब उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया, क्योंकि भाई ऐसे पुलिस के चक्कर, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई वो कहाँ ही कंपीट करने के लिए आएंगे। और देखो मैच भी क्या है, ये मास्क वर्सेस मास्क वाला मैच पता सबको है, देखो कि चैट गेबल है उस आइडेंटिटी के पीछे और इधर लुडविग काइजर है। लेकिन अब तुम क्या मतलब स्टोरी लाइन में क्या लॉजिक दे सकते हो कि वो क्यों है। अच्छा ये मास्क वाला बंदा तो अलग है, तो लुडविग काइजर को अरेस्ट करने से मास्क वर्सेस मास्क वाला मैच अगर के फेम में देखोगे तो वो कैसे बाधित हो सकता है। तो अजीब सी सिचुएशन यहाँ पे ये हो गई है, और पता नहीं लुडविग काइजर को इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने जितना उनके ऊपर इन्वेस्ट किया था। अब देखो किसी भी तरीके से कुछ भी हो, बात तो लुडविग काइजर के ऊपर ही आने वाली है, चाहे वो सही हो या फिर वो गलत हो। तो होपफुली ये आने वाले 8-9 दिन में अगर मामला सुलझ गया तो मास्क वर्सेस मास्क वाला मैच हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ चल रही है इस समय ट्रिपल ए प्रमोशन में। आप बोल सकते हो कि उनके रेसलमेनिया कैलिबर का ये मैच बन गया है, जिस हिसाब से हाइप बनी, अगर आप ट्रिपल ए प्रमोशन को थोड़ा बहुत भी फॉलो कर रहे हो। तो लेट्स सी आने वाले एक हफ्ते में क्या होता है, ये बहुत ही ज़रूरी होने वाला
वाला है लुडविग काइजर के लिए, वरना अगर ये मैच नहीं हो पाया तो शायद WWE का ट्रस्ट बहुत मेजर वे में उनसे लूज हो सकता है। अगेन फर्क नहीं पड़ता कि इसमें लुडविग काइजर की गलती थी या फिर नहीं थी। ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न कब होने वाला है, कब वो वापस आएंगे, तो भाई 29 मई का जो एपिसोड है स्मैकडाउन का, वहां के लिए ड्रू मैकिंटायर को एडवर्टाइज किया। और अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो ड्रू मैकिंटायर को तो आपने डेफिनेटली ये वाली वीडियो तो उनकी देखी होगी जहां पे उन्होंने टीम इंडिया की जर्सी पहनी हुई है, मतलब बुमराह की जर्सी पहनी हुई है। और भाई इस पे 200 के यानी कि 2 लाख से ज़्यादा लाइक्स भी हो चुके हैं। ये तो खैर अब हमको समझ में आ गया है कि WWE के पास इंडिया के सुपरस्टार्स नहीं है, इंडिया की मार्केट उनको पता है, लेकिन उनको ये भी पता है कि भाई यहाँ से पैसा निकलवा पाना बहुत मुश्किल है, तो फिर बस वो सोशल मीडिया पे ऐसे करते रहते हैं। अब ड्रू मैकिंटायर की सारी पोस्ट जाके देखो, लेकिन जहाँ पे इंडिया का टच आता है तो देखो उस पर जो नंबर्स है वो किस तरीके से आगे हो रहे हैं। और इंडियंस को मतलब बोलना नहीं चाहिए वैसे ऐसे, लेकिन भाई ये तो बहुत ही चीप तरीका हो गया तुम्हारा। कर सकते हो तुम ये, लेकिन तब जब तुम इंडिया की मार्केट पे भी तो कुछ घुसने की कोशिश करो, कुछ करो भी तो सही। यहाँ पे ये थोड़ी कि भैया तुमको बस सोशल मीडिया के नंबर्स चाहिए और उसके बाद तुम शांत बैठ जाते हो कि आप दिखाने के लिए हो जाएगा भैया 2 लाख से ज़्यादा लाइक्स आ गया। तो बहुत ही ये मैं तो बोलूँगा फैंस के इमोशंस के साथ एक तरीके से खेलना ही है। अब आई होप आप समझ जाओगे मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ये नहीं कहना मैं कि इसमें कुछ गलत है, लेकिन गलत तब है जब आप इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो मतलब आपको फिर वो क्रीम ही चाहिए ऊपर की। फिर आप एक तरीके से बोलोगे लॉजिक बनेगा भी कि जब वो बिजनेस नहीं बना पा रहे तो कुछ तो उन्हें करना ही है भाई, उन्हें तो अपने एंड से अपना प्रॉफिट देखना है ना। हाँ, लेकिन इमोशन के बल पे, वो इमोशन के बेस पे जब वो चीज़ होती है तो थोड़ी सी अजीब लगती है फिर वो। कल मैंने आपको एंजो अमोरे के बारे में बताया था कि भैया वो तो परफॉर्मेंस सेंटर में भी पहुंच चुके हैं। अब रेसल वोट्स ने इस बात को रिपोर्ट किया है कि ना सिर्फ एंजो अमोरे बल्कि बिग कैश को भी लाने की WWE की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। मैं उस वीडियो में बोल भी रहा था कि अगर एंजो अमोरे आ रहे हैं तो क्या WWE वो टैग टीम फिर से लेके आ सकती है और उसके लिए बिग कैश का आना जरूरी हो जाएगा। तो आई थिंक अब WWE को समझ में आ रहा है कि हमारे टैग टीम डिवीजन में मामला बिल्कुल ही रद्दड़ हो चुका है। जब ट्रिपल एच ने कमान संभाली थी उसके बाद टैग टीम डिवीजन, मिड कार्ड डिवीजन, मतलब मिड कार्ड टाइटल वो बहुत बढ़िया हो गया था, लेकिन फिर पता नहीं भाई पिछले 2 साल में तो क्या ही हुआ है, वो समझ ही नहीं आ रहा कि ये इतना सब कुछ WWE में कैसे बदल गया है। तो एंजो मोरे के साथ साथ अब चांसेस हैं कि बिग कैश भी आ सकते हैं, जो कि फिर इनकी टैग टीम बना देगा। वैसे उस टाइम पे ना ये चीज़ बहुत रेयर थी जो एंजो मोरे और बिग कैश ने करी थी, जो क्राउड के साथ उनका कनेक्शन था। आई थिंक उस टाइम पे उस चीज़ को इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया था, लेकिन आज के टाइम में सुपरस्टार्स के बहुत अच्छे कनेक्शन है क्राउड के साथ में। सबसे बड़ा एग्जांपल जे उसो का ही हो जाएगा। वो बंदा सोचो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन तक बन गया सिर्फ उस रिएक्शन के बेसिस पे, बाकी कैरेक्टर में डेप्थ थी नहीं। सिंगल्स रेसलर अगर मैं देखूं तो जे उसो उतने इंप्रेसिव नहीं लगते जितने वो टैग टीम डिवीजन में अपने भैया के साथ लगते हैं। तो खैर अब देखते हैं, थोड़ा अब मामला बदल गया है, तो एंजो मोरे और बिग कैश को अगर स्टैंड आउट करना है तो वो उतने से काम नहीं चलेगा जैसे पहले था। तो क्योंकि अब जैसे WWE में जो टाइम है वो चेंज हो चुका है। अभी मैंने आपको कल परसों वाली वीडियो में बताया था कि WWE अपने जो लाइव इवेंट्स है, जो हाउस शोज हैं, उनको करने जा रही है, और इसके पीछे की रिपोर्ट भी आई है कि WWE एग्जैक्टली ऐसा करना क्यों चाहती है। तो बता तो ये ऐसे रहे हैं कि हम अपने टैलेंट्स को और ज़्यादा निखारना चाहते हैं, क्योंकि हाउस शोज करके फिर क्या होता है कि उनको एक्सपीरियंस होता है कि अच्छा क्राउड में जाके अगर हमें लाइव क्राउड के सामने लड़ना है तो ये होता है, ताकि जब वो रॉ, स्मैकडाउन, PLE किसी मेजर शो में कम्पीट करें तो उनके पास वो एक्सपीरियंस हो। लेकिन इसके पीछे का अगर आप बिजनेस एस्पेक्ट देखोगे तो कहना ये है कि WWE देख रही है कि अच्छा अगर हम अपने हाउस शोज को वापस लेके आते हैं तो अगर आगे जाके हम इसको बड़े स्केल पे करते हैं तो ये टेस्ट हो जाएगा कि ये हमारे लिए फाइनेंशियली कितना ज़्यादा प्रॉफिट लेके आ सकता है, कंपनी का इससे रेवेन्यू कितना जनरेट हो सकता है। जबकि इसको मास करने के लिए उन्होंने ऐसे भी बोला कि हम ये भी देखेंगे कि सुपरस्टार्स की हेल्थ कैसी है या फिर कैसी नहीं है। इतना ज़्यादा मुझे लगता है ट्रिपल एच को एक बार को फर्क पड़ता है, लेकिन ट्रिपल एच के हाथ में भी सब कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि निकी बेलासो, उन्होंने पूछा कि क्या पेज यहाँ पे आ सकती है, तो भाई इस चीज़ के लिए तो प्रॉप्स देने पड़ेंगे आपको कि आप इतने कंट्रोल में हो, कंपनी के इतना बड़ा आपके पास रोल है, इतना बड़ा वही कंट्रोल में, मतलब इतनी पावर में आप हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप इतनी वैल्यू करते हो सामने वाले बंदे की या फिर बंदे की। तो ट्रिपल एच का उसके ऊपर अलग से है, लेकिन जब बिजनेस वाली साइड आ जाती है तो भाई फिर यही है। अब ये देख रहे हैं कि कितना पैसा ये छाप सकते हैं हाउस शोज करवा के। उसमें कुछ गलत भी नहीं है, बट वो है कि जो अब तक बोलते थे कि यार ट्रिपल एच के आने के बाद से या फिर जब से मैनेजमेंट चेंज हुई है सुपरस्टार्स को कितना रिलीफ मिल गया है, शायद वो चीज़ बहुत जल्दी उनसे छिन सकती है। और ट्रिपल एच के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं भाई, तो एक बड़ी शॉकिंग बात पता चली PW इनसाइडर की तरफ से। अब आपको पता है रेसलमेनिया 38 में रिटायर हो गए थे ट्रिपल एच, उनका कार्डियक इवेंट हुआ था, उसके बाद से उन्होंने बोल दिया था कि अब वो compete नहीं कर सकते, और बड़ी अनफॉर्चुनेट तरीके से रिटायरमेंट हुई ट्रिपल एच की। कोई उनको लास्ट मैच ऐसे रेसल करने का मौका नहीं मिला, लेकिन WWE ने अब तक ट्रिपल एच को एक्टिव सुपरस्टार्स की लिस्ट में रखा हुआ था इंटरनली। और इसका मतलब ये होता है कि WWE शायद इस तरीके से सोच रही थी कि ट्रिपल एच शायद compete कर सकते हैं।
अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये तो एक हेल्थ रिलेटेड कंसर्न है, तो फिर आप ऐसे कैसे ऑप्शन में रखे थे अब तक ट्रिपल एच को कि ये बंदा compete कर सकता है, और अब डब्ल्यू ने इंटरनली उनको रिमूव कर दिया है एक्टिव सुपरस्टार्स की लिस्ट से। एक आपको पता होगा एक डब्ल्यू की वेबसाइट के ऊपर होता है, लेकिन एक इंटरनल लिस्ट होती है जो अब तक हमारे सामने नहीं आई, लेकिन ये मौके मौके पर प्रूव होती है। जैसे ब्रॉक लेसनर के बारे में बताया था कि इंटरनली अभी भी बंदा ये एक्टिव ही है, और उसका हमने रिजल्ट देखा कि मंडे नाइट रॉ में ब्रॉक लेसनर आ गए थे। तो क्या ट्रिपल एच खुद ये सोच रहे थे कि मैं शायद अपना एक लास्ट मैच रेसल कर सकता हूँ? लोग इसमें मजाक उड़ाते हुए ट्रिपल एच का ये बोले थे कि लग रहा है इसकी जो फैंटेसी है ना कि सब को गुंथर रिटायर करे, शायद ये फैंटेसी अपने ऊपर भी लेके आना चाहता था कि यार अगर मेरा भी रिटायरमेंट गुंथर से हो जाता तो। लेकिन अब के लिए इंटरनली भी ट्रिपल एच को हटा दिया गया है एक्टिव सुपरस्टार्स की लिस्ट से, जो कि आई थिंक उनकी खुद की हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट डिसीजन है। एक बहुत छोटी सी इंसाइट मैं आपको देता हूं उन सुपरस्टार्स के बारे में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी से रिलीज हो जाते हैं या फिर अब डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के साथ काम नहीं करते। तो कई बार आपने देखा होगा कि उनके हैंडल पे, उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे स्टिल वो डब्ल्यूडब्ल्यू का नेम लिखते हैं। तो जब मैं उसको भी देखता था तो मुझे लगता था कि अच्छा, क्योंकि ये ज्यादा जाने जाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के नेम से, इसलिए अपने हैंडल से डब्ल्यूडब्ल्यू का नेम नहीं हटाते। लेकिन इसके पीछे रीजन कुछ अलग है, और ये हमको कैसे पता चला? जीजी डोलिन जो कि अब डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ नहीं है, उनको निकाल दिया गया था कुछ टाइम पहले कंपनी से, तो उन्होंने ये बताया कि वो अपना यूजर नेम चेंज ही नहीं कर सकती, मेटा उनको अलाउ नहीं कर रहा, इस वजह से उनको डब्ल्यूडब्ल्यू का यूजर नेम अपने साथ रखना पड़ता है। तो जैसे कई बार देखने में ऐसा लगता है ना कि अच्छा रिलीज तो हो गए सुपरस्टार कंपनी से, लेकिन ये नाम नहीं हटा रहे क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज्यादा लोग इनको इसी तरीके से जानेंगे जो कि उनके खुद के सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिए अच्छा रहेगा। तो हमेशा वो इंस्टेंस नहीं होता। हाँ, कई सुपरस्टार रखते हैं, लेकिन कई लोग मजबूर भी है, क्योंकि उन्होंने स्टोरी में बताया कि मैंने तो बहुत बार कोशिश कर ली इसको चेंज करने की, लेकिन मेटा ही अलाउ नहीं कर रहा। क्लैश इन इटली में जेकब फाटू वर्सेस रोमन रेंस का मैच होने वाला है, ट्राइबल कॉम्बैट, और शायद इस वाली फ्यूड का एक शॉकिंग एंड हो सकता है क्लैश इन इटली में। अब जैसे हमको आदत है, कोई भी फ्यूड होती है, कोई भी राइवलरी होती है, तो एक मैच होता है, दूसरा मैच होता है, तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ तीसरा मैच तो अब इनके बीच में हो गई होगा, क्योंकि ये डब्ल्यूडब्ल्यू का एक थोड़ा यूजुअल पैटर्न रहता है किसी भी एक राइवलरी को चलाने का। लेकिन हो सकता है क्लैश इन इटली में रोमन रेंस और जेकब फाटू की फ्यूड का एंड हो जाए, और उसके पीछे रीजन है इसमें डब्ल्यूडब्ल्यू का स्टिपुलेशन को डालना। बिलीव ये कि ये वाली स्टिपुलेशन को डब्ल्यूडब्ल्यू ने डाला ही इसलिए है ताकि वो रोमन रेंस और जेकब फाटू के इस चैप्टर को यहाँ पे क्लोज कर दे, क्योंकि ट्राइबल कॉम्बैट से फिर सब मामला खत्म हो जाता है। जैसे जे उसो ने जब ट्राइबल कॉम्बैट लड़ी थी तो उसके बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं था, वो मतलब नीचे लगना फिर शुरू हो ही गया था रोमन रेंस के। सोलो सिकोवा के साथ ट्राइबल कॉम्बैट हुआ था, तो उसके बाद से भाई ऐसी तैसी हो गई, वो फ्यूड भी वहीं पे खत्म हो गई। सोलो सिकोवा की भी ऐसी तैसी हो गई उसके बाद। तो जेकब फाटू के साथ अब ये जब ट्राइबल कॉम्बैट होगा और रोमन रेंस जब उसमें जीत जाएंगे तो फिर इस फ्यूड का यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो लेट्स सी क्या ऐसा होता है क्लैश इन इटली में, क्योंकि फिर इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू फोकस करेगी रोमन रेंस का समर स्लैम में बड़ा मैच बनाने के लिए। मुझे पता नहीं कि क्या है डब्ल्यूडब्ल्यू की सही डायरेक्शन होगी या फिर नहीं, बट देखते हैं पहले तो इस मैच का आउटकम क्या होता है, क्योंकि अगर इस मैच में कुछ बहुत बड़ा उलटफेर हो गया तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू की या फिर रोमन रेंस की चैंपियनशिप के साथ जो टाइमलाइन है वो एक मेजर वे में चेंज हो सकती है। और लास्ट में हम बात करते हैं ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी के मैच के बारे में। हो सकता है बहुत एक ही महीने के अंतराल में आपको ब्रॉक लेसनर के 2 मैचेस देखने को मिल जाए। अभी क्लैश इन इटली में होने वाला है मैच ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर का, जहां पे ब्रॉक लेसनर अपनी रेसलमेनिया की हार का बदला लेने के लिए उतरेंगे। और हो सकता है अगले ही महीने डब्ल्यूडब्ल्यू का जो शो होने वाला है सऊदी अरेबिया से, नाइट ऑफ चैंपियंस, वहां पे भी ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी का तीसरा मैच हो जाए, यानी रेसलमेनिया, उसके बाद अगले महीने और उसके बाद अगले महीने। इन 3 महीनों के अंदर ही ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी की फ्यूड को डब्ल्यूडब्ल्यू रैप अप कर सकती है। 2 रीजन है इसके पीछे। पहला, नाइट ऑफ चैंपियंस सऊदी अरेबिया से है, और अगर ब्रॉक लेसनर वापस आ गए हैं तो इट इज़ रियली हार्ड टू बिलीव कि डब्ल्यूडब्ल्यू या फिर सऊदी वाले ऐसे डिमांड नहीं करेंगे कि उनको ब्रॉक लेसनर को फीचर करवाना है नाइट ऑफ चैंपियंस के कार्ड में। और दूसरा ये, शायद उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू समर स्लैम के लिए नई स्टोरी शुरू कर देगी ब्रॉक लेसनर के लिए, क्योंकि फिर उसके बाद वही रूमर जो चल रहे हैं रिटायरमेंट के, या फिर जैसे मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि ऐसा भी हो सकता है कि समर स्लैम में रिटायरमेंट ना हो। तो ये सारी चीज़ों की वजह से 3 महीनों में ही ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी की इस फ्यूड का एंड हो सकता है। और पता नहीं ये डब्ल्यूडब्ल्यू का सोचने का सही तरीका है या फिर नहीं। आई थिंक अगर इसमें फुल ऑन एंटरटेनमेंट आता है और हमको कुछ क्रेजी मूवमेंट्स दिखते हैं तो वही बात है कि ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी की फ्यूड का मतलब ही ये है कि ऐसी चीज़ हमको दिखाना जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू की वो जो वाइब है उसको वापस लेने का काम करे, वापस लेके आने का काम करे। और अगर सही मायने में आप देखोगे तो रेसलमेनिया में ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर के मैच का रेसलमेनिया से पहले जैसा इनका बिल्ड था वैसा शायद ही किसी और फ्यूड के अंदर था। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आरपंत वाला कोड आप यूज़ करते हो तो सारे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाता है। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।